अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी मेजबान नबीहा एजाज खान। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपके साथ अनवार खावर। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अब एक हफ्ते का वक्त गुजर चुका है जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लॉन्ग मार्च के लिए रमा दमा है। और अब ये लॉन्ग मार्च वज़ीर आला पंजाब के आबाई हल्के गुजरात में दाखिल होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बहुत शुरू में कह दिया गया था कि ये लॉन्ग मार्च खूनी मार्च होगा, और अब ऐसा देखने में भी आ रहा है कि जो 4 कैजुअलिटीज हैं वो हो चुकी हैं। इट्स बीन अ वीक, और ये वाकयात जो हैं वो रुनुमा हो रहे हैं। 4 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, जिसमें सहाफ़ी जो हैं सदफ नईम वो कवरेज के दौरान शहीद हुई, जिसके बाद हमने देखा कि पुलिस एहलकार दौरान ड्यूटी हरकतें कल बंद होने से अल्लाह के हुजूर पेश हो गया। उसके बाद एक कारकुन ट्रक से गिरकर अस्पताल पहुंचा, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई थी, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गया था। ये वीडियो भी आपने मुलाहिजा की है। फिर गुज़श्ता रोज़ मार्च में मौजूद हमने देखा कि एक कंटेनर की टक्कर हुई है मोटरसाइकिल सवार से। वो नौजवान तो मौके पर ही जाँ बहक हो गया, लेकिन उसके साथ जो दूसरा साथी सवार था बाइक पर, उसका ये बताया जा रहा है कि उसकी दोनों टांगे टूट गई हैं और वो भी अभी क्रिटिकल है। अच्छा, अनवार खान साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं। अगर हम ट्विटर पर उन्होंने पैगाम जारी किया, उनकी ट्वीट मैं भी देख रही थी, उन्होंने 2 बातें बोली कि अब जो मुल्की सूरत हाल है, पाकिस्तान की जो सियासत है और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो सिचुएशन है, ये इनकलाब आकर ही रहेगा। और 2 उन्होंने उसकी ऑप्शंस बताई। बड़ा क्लियरली उन्होंने ट्वीट में कहा कि या तो सुर्ख इनकलाब आएगा। अब सुर्ख इनकलाब से मुराद क्या है कि लोग आमने सामने आएंगे, तसादुम होगा और फिर वो अपने हक के लिए निकलेंगे, या जो दूसरी सूरत हाल है वो वोट के जरिए रेवोल्यूशन आएगा या वोट के जरिए इनकलाब आएगा। आई होप सो, मेरी दुआ है कि जो पहली बात कही गई कि सुर्ख इनकलाब आएगा वो इस मुल्क में ना आए। इस मुल्क की जो सलामती है, जो अमन है, वो कहीं पर भी किसी मोड़ पर भी आकर वो मुतासिर ना हो। जब भी जमातें हुकूमत में होती हैं तो वो इसी तरह की बातें करती हैं। कहा जाता है कि मुल्क की जो अमन है वो मुतासिर नहीं होगा, किसी का खून नहीं बहेगा, पुरअमन मार्च और एहतजाज होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं साथ ही कि जैसे ही वो जमातें हिज़्ब इख्तिलाफ में जाती हैं, ऑपोजिशन में जाती हैं और मार्च के लिए निकलती हैं तो खून खराबा होता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो आम आदमी है वो जान से जाता है। बिल्कुल, उसमें हम देख रहे हैं कि खा कोई एम्बुलेंस है वो ट्रैफिक में फंसी हुई है, बच्चे स्कूल से लेट हो रहे हैं, लोग ऑफिस से लेट हो रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि प्रॉपर प्री प्लान्ड है कि किस तरह से ये जो लॉन्ग मार्च है इसको आगे बढ़ाया जाए। और चंद घंटे का सिर्फ सफ़र तय करता है और फिर ये लोग वहाँ पर स्टे कर लेते हैं या फिर लाहौर वापस आ जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि एहतजाज जो है उसका ये मकसद यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए कि लोगों की जिंदगियां जीवन बना दी जाएं। क्योंकि तो देखा कि यही रोड पे खवातीन अपने बच्चों को गोद में उठाए फिर रही थी और कोई पुरसाने हाल नहीं था, किसी को कहीं पर इमरजेंसी में पहुंचना है और कोई इंतजाम नहीं है, लोगों का आना जाना मुतासिर हो रहा है। बहरहाल आमिर कियानी साहब की स्टेटमेंट सामने आई है, वो क्या कहते हैं जरा देखिए आप भी। हमारी तमाम तंजीमों की, MPS की, MNAs की, तमाम वर्कर्स की ख्वाहिश है कि खान साहब वहाँ पर 5 या 10 मिनट लाजमी खिताब करें। हाँ, वो करेंगे, वो जरूरी है, वो सब करेंगे। आप वहाँ रुकेंगे, खिताब करेंगे, वहाँ भी दोस्त तो आएंगे, ये नहीं पूछ लेंगे। वो आपने हमें रश में फंसाना है और हमें वहाँ 2 घंटे लगवाने, वो कोई इशू नहीं। इंशाल्लाह हम फंसाएंगे वहाँ रश में लाजमी। ट्रैफिक को जैम करके हम देख रहे हैं कि लॉन्ग मार्च को ज़्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है। और यही जब जो अपोजिशन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हम देखते हैं कि जब हुकूमत में मौजूद होते हैं लोग, या मुस्लिम लीग नून की बात करें, पीपल्स पार्टी की बात करें, तो उनका यही कहना होता है कि एहतजाज का कोई दायरा कार होना चाहिए, कोई मुकाम तयन होना चाहिए, इसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। लेकिन यही लोग जब अपोजिशन में आते हैं फिर इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अनवार, लोग मरते हैं तो मरते रहे, इससे क्या, लेकिन लॉन्ग मार्च मुतासिर नहीं होना चाहिए और यही होना चाहिए। यही किया जा रहा है, यही देखा भी जा रहा है, क़यादत को खुश किया जा रहा है, इस तरह की प्लानिंग करके रश को बढ़ा। आगे बढ़ते हैं और टॉप स्टोरीज पर नजर डालते हैं। अदालती अहकामात से रूकरदानी की रविश बरकरार, अदालत बरहम, मुज़ाकरात की उम्मीद भी, इदारों पर तनकीद भी। क्या मीठा जहर काबिल कबूल हो सकता है? शहबाज शरीफ की चीनी सदर से 2.5 माह में दूसरी मुलाकात। अफगानिस्तान को भी CPAC में शामिल करने का फैसला। क्या खित्ते की स्ट्रेटेजिक सूरत हाल तब्दील हो रही है? खराब किस्मत या मुखालिफिन की बेहतर हिकमत अमली, अगले मरहले में जाने की तमाम उम्मीदें खत्म या अभी भी बाकी। क्या किस्मत की देवी आज शाहीनों पर मेहरबान होगी? कराची का दर्द किसके सीने में, शहरियों ने दिल खोल कर रख दिए। सिंध हुकूमत फिर बल्दियाती इलेक्शन करवाने से भाग गई।
FIA को शुतर बेमुहार इख्तियारात देने का फैसला। PTI दौर में हराम चीजें अब हलाल क्यों? क्या मखलूत हुकूमत शहरियों की आज़ादी स्लब करना चाहती है? इसके अलावा आज के प्रोग्राम में कुछ अच्छी खबरें होंगी, सेहत के राज होंगे और हिम्मत के अंदाज भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के शहर गुजरात में दाखिल हो रहा है। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं, जो कि हमें लॉन्ग मार्च के हवाले से अपडेट करेंगे। काशिफ सुलेमान मौजूद हैं। काशिफ, हमें बताइएगा, आप किस जगह पर मौजूद हैं, आज क्या प्लानिंग देख रहे हैं इस वक्त गुजरात की, क्या मनाजिर हैं? एक तो जी ये जो आज का लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना है, ये कोट खिजरी से होना है और वज़ीराबाद तक जाएगा। कल ये वज़ीराबाद से जो आगाज़ करेगा तो उसके बाद ये गुजरात के अंदर जाएगा और 2 दिन गुजरात के अंदर रहेगा, जहाँ जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो इसका इस्तकबाल करेंगे, मोहनस इलाही, और ये 2 दिन वहाँ रहेगा। 8 जो ये मार्च है ये कोट खिजरी से वज़ीराबाद तक है। और लॉन्ग मार्च के हवाले से बता दूँ कि ये जितनी गुफ्तगू है ये अब चलता रहेगा, क्योंकि कल खान साहब ने कह दिया है कि ये जो तहरीक है मैं ये 10 माह जारी रखूँगा। पहले तो वो इसको फ़ाइनल कॉल कह रहे थे, अब लगता है कोई मामलात ऐसे नहीं तय हो पा रहे और उनको भी लगता है कि जो अहदाफ वो हासिल करना चाह रहे हैं वो अगर ना हुए तो अगली फेस सेविंग किस बात से हो सकती है। तो इस हवाले से कहा गया ये तहरीक तो जो है वो 10 माह तक जो है वो चलती रहेगी। जबकि असल में जो आप फील्ड से कवर कर रहे हैं, जब हम मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि मार्च फेल हो चुका है, GT रोड पर भी खान साहब के लिए कोई नहीं निकला, तो कौन पहुंचेगा इस्लामाबाद की सड़कों तक? आप चूंकि मुसलसल फील्ड में हैं, हमें लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं, मार्च की एक्चुअल सिचुएशन क्या है? अगर मैं फैक्ट्स आपने जानना चाहूँ, कितने लोग निकलते हैं रोजाना, कितनी तादाद में निकलते हैं? क्या इसको कामयाब मार्च कहा जा सकता है एज कंपेयर टू पास्ट, जो कि हमने माजी में देखा है? जी ये जो जितने मार्च बड़ी जमातों ने निकाले हों, वो चाहे पहले का लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून के मरियम लेके गई, या बिलावल का हो, दीगर जमातों मजहबी जमातों के निकले हों, तो बहुत से मार्चेस वो हैं जिनको मैंने खुद जो है वो कवर किया हुआ है और देखा हुआ है। लेकिन इसकी तादाद के हवाले से जो आप कह रहे हैं एग्जैक्ट क्या, तो कल इसको मैंने बड़ा ब्रीफ एक रिपोर्ट बना के दे दी थी। उसके अंदर मैंने ये दिखा दिया था कि ये मैं खड़ा हूँ, ये काफिले का आगाज़ हुआ है और ये अख्तिताम हुआ है, ये यानी स्टार्टिंग पॉइंट है और टेल एंड है। हम दावा नहीं करते कि 2000 है या 10,000 है, लेकिन आप देख सकते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर कितना बंदा आ सकता है। तो जो एजेंसियों की रिपोर्ट है 8 से 10,000 12,000 लोग जो हैं वो एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठे होते हैं। अब तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने खुद कहना शुरू कर दिया है कि ये मार्च जो है वो एक जगह का होता है और अगले पॉइंट पे जाके जो है वो हम दीगर लोग शामिल होते हैं। और खान साहब का भी ये कहना था, बेसिकली ये उनकी जो आइंदा की इलेक्शन कैंपेन है, ये GT रोड के अंदर अपनी इलेक्शन कैंपेन को लेके चल रहे हैं और जो मकसद लेके निकले थे अभी तक तो वहाँ पे मुज़ाकरात कोई ऐसे आगाज़ नहीं जिसमें हो सके। और मेरी जो अपना तज़किया उसके अंदर तो ये कि मामला जो हैं वो डेडलॉक की तरफ है, जिस वजह से क्योंकि जो हुकूमत है वो इनको इलेक्शन की तारीख देना नहीं चाहती जमातें, और इससे कम पे ये बात के लिए राजी नहीं है। तो मामला ठीक है, ये भी बताइएगा। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि 4 इस तरह के वाकयात पेश आ चुके हैं, 4 लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इस हवाले से कोई प्लानिंग की जा रही है? कंटेनर के इर्द गिर्द ये वाकयात हो रहे हैं, कोई ह्यूमन चेन बैरियर वहां पर बनाया जाए? लोगों की सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम कर रहे हैं? ये जो आपने कहा है जी कि एक चेन बनाई जाए, ये तजावीज़ मैंने तहरीक इंसाफ की जो सरकर्दा यानी मर्कज़ी रहनुमा उनको भी भेजी थी। जिस दिन ये सदफ नईम का जो हुआ था हादसा, उसके बाद अगले दिन तो पुलिस की एक चेन जो थी वो कंटेनर की साइड पे साथ साथ चलना शुरू हो गई है ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। लेकिन इनको तजावीज़ और भी दी थी कि ये कंटेनर पे लोग, चाहे वो सहाफ़ी हों या इनके अपने लोग हों, वो चलते हुए कंटेनर पे ऊपर चढ़ते हैं उतरते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप एक जगह जब पड़ाव आज कोट खिजरी से स्टार्ट होना है तो इसमें जिसको आपने सवार करना वो कर लें
और अगले पड़ाव पे पहले वाले उतर जाए, उसके बाद दूसरे चढ़ जाए। लेकिन अभी तक कोई जो हतमी प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग है, वो नहीं दिखाई दे रही। बहुत शुक्रिया काशिफ सुलेमान हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से। हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च है वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, और यही इस हवाले से नबिया बार बार कहा जा रहा है कि एक हफ्ते का तो वक्त था, वो तो मुकम्मल हो गया, तो इस लॉन्ग मार्च को तवील बिल्कुल किया जा रहा है। और आप जैसे कि अपडेट किया काशिफ भी गुजरात से, आज दोबारा इसको ज्वाइन किया जाएगा। और अगर हम गुज़श्ता मार्च की बात करें, जब गुजरात में दाखिल हुआ था तो बड़ा एहतमाम यहाँ पे किया गया था। कज़न्स मार्च 2014 का मार्च था, सबको याद है। और बड़े खाबे आपको पता है कि गुजरात के बड़े मशहूर है। लेकिन इस बार चूंकि इतने सैड इंसिडेंट बार बार हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस तरह से कुछ शायद नहीं भी होगा। काफी सवालात हैं कि मार्च सिर्फ 3 घंटे ही क्यों चलता है। साहब भी सिर्फ 3 घंटे के लिए आते हैं, कारवां ना जाने कितनी देर के लिए चलता है। फवाद चौधरी या पीटीआई की जो सीनियर क़यादत है वो इस पर क्या वर्डिक्ट मौक़िफ़ रखती है, जरा जानते हैं। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, आपकी मर्जी से तो नहीं चलेंगे। अभी जो आपके हमने किस दिन इस्लामाबाद पहुंचना है, किस दिन पिंडी पहुंचना है, हम आपको तारीख देंगे, हम वो तारीख बदलेंगे। ये आप गेस्ट वर्क रोज करें कि हमने किस दिन पहुंचना, और इंशाल्लाह हम आपको थका के मारें। तहरीक इंसाफ वफाकी हुकूमत को थका रही है या फिर खुद थक रही है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि इदारों के खिलाफ भी रोज एक नया बयानिया जो है वो बनाया जा रहा है, इदारों को मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है। बार बार खान साहब इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और साथ ही ऐलान भी कर रहे हैं कि जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो ये लॉन्ग मार्च खत्म नहीं होगा, बल्कि इस्लामाबाद पहुंचकर ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। और 9 महीने 10 महीने हमें जितना वक्त भी वहां पर बैठना पड़ेगा, हम बैठेंगे और हम अपने मुतालबात मनवा कर ही वापस आएंगे। इस हवाले से इमरान खान क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मैंने 3.5 साल जो मैं इक़्तिदार में था, पूरी कोशिश की कि बड़े बड़े इस मुल्क के जो मुजरिम और डाकू जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, मैंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इनको सजा हो, लेकिन खुफिया हाथ थे, हम कुछ नहीं कर सके, क्योंकि नैब मेरे हाथ में नहीं थी। जो नैब कंट्रोल कर रहे थे उन्होंने इन चोरों को बचाया। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। नाजरीन, यहाँ पर एक अपडेट आपके साथ ये भी शेयर करते चले, और जो खबर है उसमें फैसला अब आने वाले दिनों में क्या होगा और ये मार्च को किसी तरीके से मुतासिर कर पाएगा नहीं, अदालती फैसले की हम बात कर रहे हैं। तो इमरान खान का जो एहतजाज है ये अब एक ऐसे वक्त में जारी व सारी है जब 25 मई के हवाले से इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट जो है वजाहत तलब कर रही है, और उसकी भी डिटेल्स ऑब्वियसली आप तमाम लोगों के सामने है। जो अदालती कार्रवाई की जो खिलाफ वर्जी की गई और खान साहब का जो मौक़िफ़ उस पर सामने आया कि उन तक कन्वे ही नहीं किया गया, उनसे रब्ता ही नहीं किया गया। H9 आखिरी हद थी, लेकिन हमने देखा कि कैसे माजी में डी चौक तक गए किया गया और नुकसान पहुंचाया गया। और यही रिमार्क्स भी यही हैं बिल्कुल कि 10,000 बंदे लाकर जो 2 लाख लोगों की जिंदगी को जीरन नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी 25 मई के दिन हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए, और अदालत का यही कहना था कि इस हवाले से 2 वकला की जानिब से हमें गुमराह भी किया गया है, और H9 से आगे आने का सवाल पैदा नहीं होता था। लेकिन वही अदालत की जानिब से रिमार्क्स किए गए हैं कि 25 मई के वाकयात पर एक जज अपने हुक्म के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई का भी कह चुके हैं, लेकिन फिर भी मौका दिया जा रहा है इमरान खान को कि वो पेश हों, और उनको वजाहत का मौका दे रही है इस वक्त अदालत। अच्छा, अनवर, इसमें ये भी एक चीज काबिल गौर है जो बड़ा अहम और वैलिड पॉइंट है। खान साहब तो देखें उन्होंने स्केप इख्तियार कर लिया कि मुझ तक तो कन्वे ही नहीं हुआ। वकला का यहाँ पर ये मौक़िफ़ है कि जिम्मेदारी ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत तक होनी चाहिए थी, जो कि खान साहब से स्टार्ट होती है। तो वो ये कहा जा रहा है कि असद उमर से कभी राब्ता हुआ, शाह महमूद कुरैशी से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि फेस सेविंग जो है वो वकला के जरिए कि वो मैसेज एक कन्वे नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या वकील के जरिए अदालत को गुमराह किया गया? तो ये सारी वो बातें हैं जिसकी जवाब तलबी अब अदालत चाह रही है, मांग रही है। सिचुएशन है कि मुज़ाकरात पर बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही, ना हुकूमत की तरफ से ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बैकडोर राब्तों की बातें जरूर की जाती हैं, वही बात जिस तरह से हमने वो बात काफी बार रिपीट हुई है कि दिन की रोशनी में तो बातें की जाती हैं, लेकिन रात की जो तारीकी है उसमें खुफिया मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है, जिसमें आईनी और गैर आईनी मुतालबात भी किए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से। इदारे और हुकूमत इमरान खान से मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहे, इस पर राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
कि सियासत में मुज़ाकरात की जो है वो हमेशा जो है वो फेवर की जाती है। कोई सियासतदान कभी ये नहीं कहता कि हम मुज़ाकरात जो है वो नहीं करेंगे। जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इमरान खान साहब आगे से गालियाँ देनी शुरू कर देते। तो दैट इज़ द रीज़न कि मियाँ साहब ने ये बात की है। किसी सियासतदान से मुज़ाकरात कर सकते हैं, ये तो सियासतदान है ही नहीं, वो तो बिल्कुल एक सियासी दहशतगर्द है। तो राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं वो आपने जाना। जावेद लतीफ साहब की भी स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। 5 से 7 हजार फी मेंबर एक शख्स बच्ची या बच्चे को लड़के लड़की को देकर रोजाना की बुनियाद पे जो उसमें शामिल किया गया इस खूनी मार्च के लिए जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो रियासत पर चढ़ाई की बजाय वो रियासती अदारों के साथ खड़े होंगे। जो तुमने इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो मसल्ला प्लानिंग मंसूबाबंदी की हुई है, हम तुम्हें सरप्राइज देंगे। हुकूमत के इल्म में है कि जहां जहां से फंडिंग हो रही है। इसी पूरे मामले पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान साहब के करीबी साथी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सलमान अहमद साहब। सलमान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। जानना आपसे ये चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मार्च को एक हफ्ते में इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन एक हफ्ते में ये गुजरावाला पहुंचा है, तो इसकी स्पीड बहुत स्लो है। फिर बार बार जो मार्च की प्लानिंग है वो तब्दील की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत को आप थकाना चाहते हैं या फाइनल डेट लेना चाहते हैं? क्या सूरत हाल एक्चुअली अब है, क्या चाह रही है पीटीआई? जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने दावत दी अपने शो पे। बड़ा अच्छा सवाल आपने पहला पूछा है कि ये जो मार्च है ये इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहा है। तकरीबन 12 किलोमीटर जो है कंटेनर चल पाता है और फिर हमें दिन ख़त्म करना पड़ता है। तो उसकी वजह ये है कि लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। देखें, पहले 2 दिन जो लाहौर में लोगों ने देखा ना, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि कितना जोश जज्बा जुनून जो लोगों में है। वो रात 1 बजे तक लाहौर में, आपको पता है कि दाता साहब से भी पहले मतलब कि चल ही नहीं सकता था कंटेनर। अब ये जो फैशिस्ट गवर्नमेंट है, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इन्होंने टीवी पे खान साहब की तकरीरें बैन करने की कोशिश की है, इन्होंने यूट्यूब रोकने की कोशिश की है, इन्होंने जैमर्स लगाने की कोशिश की है। लेकिन जो एक चीज़ ये नहीं रोक सकते वो 12 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं। 12 करोड़ स्मार्टफोन्स जो हैं वो खान साहब की तकरीर रिकॉर्ड करके लोगों को पहुंचा देते हैं या वीडियोस बना के उनकी लगता है। लेकिन सलमान, हम देख रहे हैं लॉन्ग मार्च खूनी मार्च में तब्दील होता जा रहा है। जिस तरह फैसल वाडा ने भी इंकशाफ किया था लॉन्ग मार्च से पहले, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? लॉन्ग मार्च खूनी मार्च में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। अब तक 4 जानें चली गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखे, मैंने इस पे ब्लॉग भी लिखा है कि एक तो सहाफ़ी की जो फौत की हुई सदफ नईम की बहुत दिल जो है वो रंजो गम से भरा, और वो मेरे ख्याल में देखें, कहना तो ये चाहिए कि अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस दे और उनके घर वालों को सब्र दे। लेकिन चक्कर ये है कि इतना ज़्यादा फ्रेंजी, इतना ज़्यादा हजूम, धक्कम पेल जब होती है ना, तो उधर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक भी जान जो है वो नहीं जाना एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन क्योंकि हजूम इतना बड़ा है और लोग देखिए, मीडिया के भी लोग हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा अपना प्रोटेक्शन जो है, थोड़ी उसके जो नेटवर्क्स को कहूँगा कि अपने फ्रंट लाइन जो रिपोर्टर्स हैं, जो सहाफ़ी हजरात हैं, उनको कहें कि अपनी जानो माल का तो आप वो हिफाजत करें ना। ब्रेकिंग न्यूज़, बिल्कुल जानो माल की हिफाजत करनी चाहिए। आवाम तक खबर भी सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है। और जो इतलात भी सामने आई थी सदफ के खासकर मामले पे कि कैमरामैन की स्टेटमेंट थी, बड़े एनी शाहिद की स्टेटमेंट थी, तो इसमें अगर गार्ड भी इन्वॉल्व है तो मेरे ख्याल से उससे भी उसको शामिल तफ्तीश रखा जाना चाहिए कि इस तरह का भी कोई इंसिडेंट मार्च में सलमान साहब सामने ना आए। अच्छा, अब एहतजाज हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई से वजाहत तलब कर रखी है 25 मई के मामलात पर। तो अगर अदालती अहकामात आते हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि लॉन्ग मार्च को रोक दिया जाए, तो फिर पीटीआई का स्टांस क्या होगा? मार्च रोका जाएगा या फिर भी जारी रहेगा?
मैं आपको वही बात दोहराता हूं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कही कि उन्होंने 26 साल में हर काम जो किया है वो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और कानूनी दायरे में रह के किया है। उन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि जब ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो लोगों को उन्होंने पुरअमन तरीके से बाहर निकाला। वो अलग बात है कि 25 मई को राना सनाउल्लाह ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स, मैं 15 घंटे सड़क पे था, हमने अवॉइड की रबर बुलेट्स, हमने कोई जवाबन कोई जो कहते हैं ना कि बदला लेने की नहीं कोशिश की। और खान साहब ने भी जब देखा कि यहाँ खून रेजी हो सकती है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट की 26 मई को। लेकिन इन्होंने लुडियां डालनी शुरू की कि ये मम्मी डैडी हैं, ये बर्गर हैं, ये भाग गए। तो 2 इलेक्शन आए हैं, देखें 17 जुलाई का इनके पास अपनी इलेक्शन कमीशन, अपना इलेक्शन कमीशन, और उसके बावजूद भी खान साहब ने सारे तकरीबन लैंडस्लाइड की 20 में से 15 जो है सीटें उन्होंने हासिल कर ली। फिर अभी रेफरेंडम जो हुआ है, एक इमरान खान और बाकी पीडीएम, 75% वोट जो है वो इमरान खान को पड़ा है। और अब लोग जो देखने वाले हैं उनको समझ आ गई है कि इमरान खान जो कह रहे थे वो सच निकल रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं कि मुझे इक़्तिदार में लेके आओ, वो ये कह रहे हैं कि देखें लेकिन सलमान, हम तो ये देख रहे हैं कि खान साहब धरना देने के मूड में हैं, जबकि दूसरी जानिब देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 25 मई के जो वाकयात हैं उस पर भी वजाहत तलब कर ली गई है। इन तमाम तर सूरत हाल पर आपको नहीं लग रहा कि जो आपकी क़यादत है उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए खान मुझे कंटेनर पे ये बात कही कि मैं कभी भी दोगली बात नहीं करता हूँ। मैंने कहा था कि ये लॉन्ग मार्च जो है पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे इसके अंदर और इस्लामाबाद को आके वो एहतजाज करेंगे। और मैंने कहा तो फिर फतह का क्या मतलब होगा? मैंने कहा फतह वो होगी कि फ्री फेयर इलेक्शन। सलमान, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं खान साहब मुख्तलिफ जलसों जुलूसों में, तकारीर में, लॉन्ग मार्च में मुसलसल इदारों को तनकीद बना रहे हैं। आप नहीं समझते हैं कि ये रवश गलत है, रियासत की बुनियादों को कमजोर करती हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स? लेकिन मैंने तो जब भी उनको जलसों में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपस में भी बैठे वो क्या बात दोहराते हैं, हर वक्त वो दोहराते हैं कि देखें कि एक मुल्क की जो स्टेबिलिटी है ना, वो दोनों अदारे से और सबसे बड़ी सियासी फोर्स दोनों मिलके बनाते हैं। और उन्होंने कहा कि कभी भी तसादम नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी पॉलिटिकल फोर्स और सबसे जो पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर, उनका और अदारे के साथ कभी भी तसादम नहीं होना चाहिए। और वो देते हैं बांग्लादेश का वो निशानदेही करते हैं कि बांग्लादेश में सबसे बड़ी जो सियासी फोर्स थी अवामी लीग। ठीक है सलमान, बस ये बताइएगा, आपकी एक सामने आई है कि आपकी जान को खतरा है, ये थ्रेट आप क्या समझ रहे, कहां से आया है, कौन दे रहा है, इसके पसे पर्दा हकाइक क्या है? जी बिल्कुल, देखें ये जो पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप हिसाब लगाए ना तो कितनी जानें गई हैं, जिसके अंदर अरशद शरीफ शहीद, ठीक है, और अरशद शरीफ शहीद की भी आप देख लें कि उसके जो तहकीकात में 2 नंबरी की जा रही है, ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, और रिजेक्ट कर दिया है, जो लॉयर्स हैं उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि इससे तो बेहतर है कि आप ना ही करें तहकीक अरशद शरीफ की। 6 और जिसमें मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान और फर्द जो अचानक एकदम वो फौत हो जाते हैं। मुझे ना 13 जुलाई को मुझे धमकियां और मेरी फैमिली को धमकियां, फिर एक राना सनाउल्लाह की तरफ से साइबर क्राइम के नोटिस आया FIA से, और उन्होंने कहा कि जो आप ट्वीटिंग कर रहे हैं ना, इससे हम आपको जेल में डाल देंगे। यही बात उन्होंने जाके फिर हामिद मीर के शो में कही, ये राना सनाउल्लाह ने। तो वो वाला दिन है 13 जुलाई का। मेरे वकीलों ने इनको कहा कि आप बताएं तो सही ना कि मैंने कौन सी ऐसी ट्वीट की है जिसकी वजह से मुझे जेल में डालना चाहिए। तो उस दौरान एयाज अमीर साहब, इमरान रियाज खान, जमील फारूकी, साबिर शाकिर और भी हमारे जो है ना लोगों को हरासे में लेके जाया जा रहा है। और फिर आजम स्वाति जैसे जो बुजुर्ग सेनेटर्स
उनको कस्टोडियल बहुत टॉर्चर हो रहा शुक्रिया रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अहमद इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका इस हवाले से यही कहना था कि जो लॉन्ग मार्च है वो धरने में भी तब्दील हो सकता है। बहरहाल देखना यह है कि खान साहब का जो अगला बयानिया है, ये जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है, खासकर अदालती अहकामात के सामने आने के बाद। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ के जो चाइना का कामयाब दौरा रहा और पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबर है, कितना कामयाब रहा, मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब कुछ बात करेंगे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ की दौरा है चाइना के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि बड़ा ही सक्सेसफुल ये विजिट रहा वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ का। और ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान की मुल्की मईशत भी थोड़ी सी हिचकोले खा रही है और अगर मुल्की सियासत की बात की जाए तो वो भी अभी स्टेबल दिखाई नहीं दे रही। लॉन्ग मार्च और धरने का सीजन है। बहरहाल बड़ी अच्छी मुलाकात रही वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ की चाइना के सदर जनाब शी जिनपिंग के साथ और तीसरी बार वो मुंतखब हुए हैं और उन्होंने यही कहा है, यही यकीन दहानी इनवार करवाई है कि मुश्किल हालात में पाकिस्तान का वो साथ भी बिल्कुल मदद की जाएगी। और सी पैक के हवाले से जो साबिक हुकूमत के दौर में हमने देखा सुस्त रवि थी, अब उसमें भी बेहतरी आने के काफी इम्कानात का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से मैं बात करेंगे डॉक्टर मलिक जफर हैं, सहाफी हैं, उन्होंने बीजिंग से हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी हालात जो हम देख रहे हैं उसके तनाजर में वजीर आजम शहबाज शरीफ का जो दौरा चीन है जो कि यकीनी तौर पर कामयाबी उसमें नजर आ रही है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? क्या इस दौरे से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात हैं या जो तवक्कुआत हैं मुश्तरका वो पूरी हो सकेंगी? जी बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये जो दौरा था वो इंतहाई कामयाब दौरा रहा है और इस दौरे पे बात करने से पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करूं कि जब ये सीएम पंजाब थे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, तो चाइना में इनको पंजाब स्पीड के नाम से जाना जाता था क्योंकि चाइना में शेंजन स्पीड एक टर्म यूज होती थी। लेकिन जब ये एज अ सीएम आए थे 2-3 बार तो चाइनीज जो आला क़यादत है उन्होंने कहा था कि सी पैक की जो रफ्तार जिस तेजी से आप काम कर रहे हैं इस वजह से हम आपको एक नाम देना चाहते हैं। तो उन्होंने उस वक्त उन्हें नाम दिया था पंजाब स्पीड का। और यही इस दौरे में हमने देखा कि किस स्पीड के साथ बेसिकली तो ये एक दिन का दौरा था। 1 तारीख को मकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 9 बजे वो यहाँ पर पहुंचे। उनको जो चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर है उसने रिसीव किया। उसके बाद वो अपनी रैशगाह पर चले गए। सुबह सुबह उन्होंने चाइनीज मीडिया से बातें की। उसके बाद उन्होंने तकरीबन 10 के करीब चाइनीज जो टॉप एंटरप्राइजेज हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं उनसे बात की, उनके मसाइल सुने, उनको यकीन दहानी कराई, मुख्तलिफ मामलात की। उसके बाद वो वहाँ से सीधा चले गए चाइनीज सदर के साथ मुलाकात करने, जो कि इंतहाई कामयाब मुलाकात रही। उसका अहवाल बाद में बताते हैं। मुलाकात जैसे ही ख़त्म हुई तो फिर उनकी मुलाकातें कुछ चाइनीज एंटरप्राइजेज के साथ थी। वो ख़त्म हुई तो एक बिजनेस फोरम था जिसमें 500 से ज़ायद चाइनीज जो एंटरप्राइजेज हैं वो मौजूद थी, उनसे उन्होंने खिताब किया। बिजनेस फोरम के फौरन बाद वो चले गए चाइनीज वजीर आजम के जो तरफ। वहाँ पर उन्होंने वजीर आजम लीगा छियांग चाइनीज प्रीमियर से मुलाकात की। मुख्तलिफ MOUs वहाँ पर दस्तखत किए गए और वहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उसके बाद उनकी मुलाकात हुई जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात काफ़ी तफसीली हुई। इसके साथ साथ उनकी दोबारा मुलाकातें कुछ चाइनीज एंटरप्राइजेज हैं उनके साथ हुई। तो ये इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा मुलाकातें करना, यकीनन जब उन्हें नाम दिया गया था पंजाब स्पीड का तो ये उसकी निशानदेही करती है। डॉक्टर मलिक जफर साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, पाकिस्तान और चाइना का बड़ा पुराना साथ है। मुश्किल के वक्त में भी चाइना हमेशा बढ़ चढ़कर पाकिस्तान के साथ आगे आया है और उसने साथ दिया है। अब चाइना गवादर पोर्ट को और सी पैक इकोनॉमिक जोन को फौरी तौर पर वो देखना चाहता है, फाल देखना चाहता है। तो आप समझते हैं कि जो मंसूबा काफी देर तातुल का भी शिकार रहा, रुका रहा, अब इसमें तेजी आएगी? बिल्कुल, डेफिनेटली। जब सुबह उनकी मुलाकात वजीर आजम की हुई तो जो कंपनीज गवादर में काम कर रही हैं उन्होंने कहा
उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप गवादर जो एयरपोर्ट है, जो एक्सपेक्टेड है मिड ऑफ 2023 में कंप्लीट हो, कि आप सबसे पहले उसको कोशिश करें दिसंबर या अर्ली 2023 में कंप्लीट करें। चाइनीज ने इसकी यकीन दहानी कराई कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, और वजीर आजम ने उन्हें ये यकीन दहानी कराई कि आपको वहां पर कोई भी पाकिस्तान में मसाइल हुए तो उसका वो जल्दी ही अजाला करेंगे और उसको उस मुश्किल को ख़त्म करेंगे। साथ साथ उन्होंने चाइनीज़ जो कंपनीज हैं उनको ये भी कहा कि आपके जो ड्यूज पेंडिंग थे, मैं आने से पहले 50 अरब रुपए पाकिस्तानी जो हैं वो फौरी तौर पर इसहाक डार उनके साथ है, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया कि ये देखें हम ये आपको पे करके आए हैं, तो आप इस चीज़ की फिक्र ना करें। और गवादर में जो दूसरा सबसे बड़ा प्लांट जिसकी उम्मीद की जा रही है कि चाइना और पाकिस्तान मीट के हवाले से काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन फुट एंड माउथ जो डिजीज़ है उसकी वजह से क्वारंटाइन के मसाइल हैं, जहाँ तक बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, तो कुछ चाइनीज़ कंपनी है जिन्होंने कहा वो तकरीबन $1 बिलियन के करीब सरमायाकारी करेंगे और क्वारंटाइन और फुट एंड माउथ डिजीज से बचने के लिए वो गवादर में जो टेक्नोलॉजी लेके जाएंगे और वहाँ ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे मीट जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की बराह रास्त चाइना को चली जाएगी। इसके अलावा जो 5 बड़े प्रोजेक्ट हैं अगले साल मुकम्मल होने हैं गवादर में, जिनमें एक एग्जीबिशन भी होने जा रही है गवादर में, मोस्ट प्रोबेबली फरवरी में वो होगी। गवादर एयरपोर्ट की ओपनिंग है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, हम देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की तरफ है और भारत के साथ दिफाई शराकतदारी भी कायम कर रहा है। इस तमाम तर सिचुएशन में पाकिस्तान और चीन को भी दिफाई तौर पर करीब आने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ एक और अहम मामला ये भी है कि हमने चीन और अमेरिका को भी बैलेंस में ही रखना है। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखें, ये बहुत अहम बात है। अब आप चाइना और पाकिस्तान की अगर ट्रेड का ही हवाला लें तो हमारी ट्रेड पिछले साल $28 बिलियन की थी, जबकि इंडिया की चाइना के साथ ट्रेड जो थी वो तकरीबन $115 अरब की है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड डेफिसिट डेफिनेटली है, जिस पर वज़ीर आज़म ने भी बात की। तो ताल्लुकात जो हैं वो किसी एक, वो कहते हैं कि अंडे किसी एक टोकरी में कोई भी नहीं डालता। हमारे जो ताल्लुकात हैं चीन के साथ वो स्ट्रेटेजिक बहुत स्ट्रांग है। इवन इफ समवन डिडंट विजिट चाइना कैन नॉट इमेजिन कि कितने स्ट्रांग है। और हमारा जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अनबिलीवेबल है। इसकी बहुत सी मिसालें हैं जो कि पब्लिक नहीं की जा सकती, लेकिन ये बात कि अमेरिका की तरफ झुकाव चला जाएगा, ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, ये इन छोटी बातों से ये ताल्लुक ख़त्म होने वाला नहीं है। ये 75 साल रिलेशनशिप है और ये ऐसा दुनिया में वाहिद ताल्लुक है जो कभी भी किसी भी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मलिक जफर, सहाफ़ी बीजिंग से हमारे साथ इन कौन थे, और जो एक फॉरेन पॉलिसी हमें मुतासिर दिखाई दी गुज़श्ता दौरे हुकूमत में, वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसे में जो आलमी ताकतें हैं, आलमी कुव्वतें हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए, वरना खित्ते पर पाकिस्तान सामने आते हैं। लेकिन ये एक सक्सेसफुल दौरा रहा, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आएगी, सी पैक बहाल होगा, जिसको हम भी देखना चाहते हैं। मुल्क की जो मईशत है वो बेहतर समत इख्तियार करेगी। इसके साथ ही बढ़ेंगे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। और अब बात करेंगे एक अफसोसनाक सानहे की। सानहा बल्कि मैं कहूँगी कि ब्लैक डे ही था पाकिस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में बहुत ही अफसोसनाक दिन था। अगर आप तमाम लोगों को सानहा मरी याद होगा, 7 और 8 जनवरी की दरमियानी शब को ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ था। मलका कोहसार मरी में हुकूमती गफलत कहें, इंतजामिया की गफलत कहें, इसको कुछ भी कहें, बहरहाल 23 अफराद ठिठर कर जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद हुकूमत ने कमीशन बनाया था कि मामले की तहकीकात तक पहुँचेंगे, जिम्मेवार जो होंगे उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और अब जो है वो अदालत का फैसला इतने तवील अरसे के बाद अब सामने आया है। अनवार, अफसोसनाक बात यह है कि इस तरह के जितने भी मामलात हैं, इस तरह के जितने भी हादसात होते हैं, उस पर कमीशन तो बनते हैं, लेकिन ना कभी उस कमीशन की फाइनल रिपोर्ट सामने आई है, ना हम देखे हैं कि जो साने के असल जिम्मेदार हैं उन तक पहुंचा जाता है। और इस केस में भी इसी तरह से हुआ कि ये बहुत बड़ा वाकया था। जो वीडियोस मंजर आम पर आई थी वो दिलखराश वीडियोस थी, वो
अभी बयान भी नहीं की जा सकती। हम ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जब वो वीडियो सोशल मीडिया पर हमने देखी, अच्छा अनवर, वीडियो सामने आई, उसके बाद बहुत सारे लोगों की वॉइस कॉल्स जो उन्होंने अपने प्यारों को किए हुए थे, उनके बहुत सारे मैसेजेस जो स्क्रीन पे चलते रहे कि किस तरह से वो लोग मदद के लिए वो मदद तलब करने के लिए पुकार रहे थे, उनके बच्चे साथ हैं, पूरी कोई क्यों नहीं पहुंचा इमरजेंसी में। ये एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि आप किसी अनजान जगह पर, अनजान रास्ते में ऐसे जगह पर स्टक हो जाए विद योर फैमिली और आपका राब्ता किसी से ना हो पाए, और अगर राब्ता हो गया है तो आपकी मदद को कोई नहीं पहुंच रहा। ऐसे मुल्क में जहां पर हम प्रायोरिटीज क्या देखते हैं कि जब कजाफी स्टेडियम में मैच होता है तो ग्राउंड को सुखाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां पर लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? इस कमीशन की जिम्मेदारी तो यही बनती थी। लेकिन लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का जो फैसला आया है सानिया मरी केस के हवाले से, अदालत अपने फैसले में कह रही है कि सानिया मरी में जिन लोगों की शहादतें हुई हैं उनका मुआवजा बढ़ाया जाए। हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि मरी में सीवरेज, पानी और वेस्ट मैनेजमेंट का जो निजाम है वो बेहतर बनाया जाए। बिल्कुल, अदालती फैसले की जो डिटेल्स है उसमें यह भी कहा गया है कि महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू 1122 को सानहे के जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। साथ ही साथ अदालत ने जिले इंतजामिया को पार्किंग साइट्स मरी से बाहर बनाने, तजावुजात खत्म करवाने, होटल्स और रिहायशी फ्लैट्स रेगुलेट करवाने की भी हिदायत जारी की। और अच्छा, इस आने के बाद अनवार हमने देखा कि पंजाब जो पुलिस थी वो हमें थोड़ी सी एक्टिव भी दिखाई दी। उन्होंने एक स्पेशल फोर्स भी तश्कील दी जो कि स्पेशली इन इलाकों के लिए, बरी में अब मेरे ख्याल से ये फाल है, वहां पर टूरिस्ट की हेल्प के लिए और किसी भी मदद के लिए, खासकर भी हो सम टाइम आप पहुंचते हैं तो उनकी मदद के लिए ये 24/7 वहां पर अवेलेबल है। ये बिल्कुल इस वाकये की जो बैकग्राउंड स्टोरी हुई है कि जो मरी की इंतजामिया थी, होटल्स इंतजामिया, उनका भी नाम इसमें आया था कि उनकी जानिब से रेट्स इतने बढ़ा दिए गए थे कि लोग वहां पर स्टे नहीं कर पा रहे थे। और ये बारहा देखने में आया कि बरी में इस तरह के वाकयात होते हैं, वहां के जो लोकल इंतजामिया है उनका बिहेवियर लोगों के साथ ठीक नहीं है। बिल्कुल, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं क्रिकेट के मैदान से, खबर शामिल करेंगे जहां इस वक्त T20 वर्ल्ड कप जारी है। तो कल 2 इंपॉर्टेंट मैचेस हुए थे जहां पर नीदरलैंड ने जिम्बाब्वे को 5 विकेटों से शिकस्त दी है और इस मैच के बाद जो दोनों ही टीमें हैं वो इस इवेंट से आउट हो गई हैं। अगर जिम्बाब्वे ये मैच जीत जाता तो वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकते थे। और जो दूसरा मैच हुआ एक अहम तरीन मैच था, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर मगर वाली सिचुएशन में, उसमें इंडिया ने बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त दी है। बांग्लादेश की जानिब से बड़ा ही अच्छा मैच खेला गया, बड़ी फाइटिंग स्पिरिट थी बांग्लादेश की और ऐसा ही लग रहा था कि जिस तरह बंगाल टाइगर्स जो हैं वो कल इंडिया को हराने में कामयाब हो जाएंगे। एक अच्छा मैच कल हमें देखने को मिला और अब हम देख रहे हैं कि ग्रुप 2 में भारत ने 4 में से 3 मैचेस जीते हैं और 6 पॉइंट्स हासिल करके भारत इस वक्त सरे फहरिस्त है, जबकि जनूबी अफ्रीका के 3 मैचेस में 5 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास इस वक्त सिर्फ 2 देखा जाए तो बड़ा क्लियरली इस वक्त हमें नजर आ रहा है भारत और साउथ अफ्रीका। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वो परफॉर्मेंस हमें वर्ल्ड कप में देखने को नहीं मिली। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे सवालात हैं जो आई एम श्योर क्रिकेट लवर आपके भी दिल में होंगे। अच्छा, क्रिकेट पंडित जो है या क्रिकेट एनालिस्ट जो हैं वो अभी भी अगर मंगर आए शाय बाय करके कोई ना कोई रास्ता हमें बता रहे हैं कि अगर ये हो जाए तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अगर वो हो जाए तो पाकिस्तान जीत जाएगा। तो सिचुएशन ऐसी बनती हुई वैसे मुझे तो दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही है। बाहर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है, उन्हीं की राय ले लेते हैं। शोएब जट ने हमें ज्वाइन किया है। शोएब थैंक्स हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अभी भी जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं वो कोई ना कोई हमें रास्ता बता रहे हैं, तदबीरें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई मुझे तो नजर नहीं आ रही है। बहरहाल बात करते हैं आज के होने वाले अहम मैच पर। किस तरह से देख रहे हैं आप पाकिस्तान का आज का जो सिडनी में मैच होगा? देखें, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। उसकी वजह ये है कि जो होना था वो थी अच्छी क्रिकेट जो आपने नहीं खेली। तो अब आप अगर मगर को छोड़ें, आप अच्छी क्रिकेट देखकर हमें दिखाएं। तो यहाँ पर आज जो मैच होने जा रहा है वो यकीनी तौर पे मुश्किल मैच होगा, क्योंकि आप आखिरी मैच जो खेल कर आए हैं वो नीदरलैंड के खिलाफ खेल कर आए हैं और उस मैच में आप छोटा टोटल भी
13.5 ओवर में आपने हासिल किया। जनूबी अफ्रीका जो मैच खेल कर आया है वो इंडिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल कर आया है और एक टफ मैच था जो उन्होंने जीत कर दिखाया। तो यकीनी तौर पे आज के मैच में पाकिस्तान थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगा। जनूबी अफ्रीका क्योंकि उसके पॉइंट्स ज्यादा हैं, उनको पता है कि अगर पाकिस्तान से वो हार भी जाएंगे तो उसके बाद जो उनका मैच है वो नेदरलैंड से है, वो एक आसान हरीफ है, तो उसको वो काबू करके सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं, तो सारा प्रेशर पाकिस्तान पे होगा। प्रेशर तो ऑलरेडी आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की जो ओवरऑल एक परफॉर्मेंस हमने देखी इन वर्ल्ड कप और पाकिस्तान ने जिस तरह से मैचेस हारे और जो जीते भी वो भी कोई बहुत शानदार कामयाबी हम उसको नहीं कह सकते हैं। तो आज का मैच पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ऑलरेडी नर्व्स की गेम है, तो इतने प्रेशर में अगर पाकिस्तान आज अगर हार जाते हैं और अच्छी से परफॉर्म भी नहीं कर पाते तो फिर अगेन बात तो वहीं पर आ गई कि परफॉर्म नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप तो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी बनती है। नबियार आप दोनों ये बात को समझें कि पाकिस्तान में ना आर्टिफिशियल काम बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे बोर्ड ने इनका आर्टिफिशियल एक इमेज बना के रखा हुआ था, उस इमेज के ऊपर सब जो है वो नाच रहे थे। अब जब असल इम्तिहान पड़ा तो सब बुरी तरह एक्सपोज हो गए। आपको पता है कल आसिफ अली ने नेट सेशंस के दौरान उनके बैट पे बॉल नहीं आ रहा था तो उन्होंने गुस्से में बल्ला फेंक दिया। आप इससे देखें कि खिलाड़ी कितने फ्रस्ट्रेटेड है। फखर जमान जो अनफिट थे, आपने उनको जबरदस्ती टीम के साथ रखा, अनफिट खिलाया और उसके बाद जो है वो अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। कौन है रिस्पॉन्सिबल, कौन है? अगर मैं आपसे पूछूं फिर ये क्यों हो रहा है इस तरह से? देखिए ये क्लियरली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल है इस पे। खाली आप मेडिकल पैनल पे बात ना डालें। वो खिलाड़ी जो फखर जमान के लिए या शाहीन अफरीदी के लिए जोर डालते रहे कि इन्हें स्क्वाड में होना चाहिए, उस्मान कादिर को रखा उन्होंने टीम में, जबकि उनको पता था कि ये तीनों खिलाड़ी अनफिट हैं, उसके बावजूद टीम में रखा, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। चीफ सिलेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है कि जिनको पता था ये खिलाड़ी अनफिट है तो उन्होंने कैसे सिलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने अप्रूवल दिया वो भी इसके रिस्पॉन्सिबल है। सारा का सारा क्रिकेट बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है शुएब, ये बताएं आज के मैच को लेकर आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं? यार बड़ा अनफॉर्चुनेट कहना पड़ेगा मुझे कि पाकिस्तान इस मैच में मुझे अच्छी पोजीशन में नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर शोएब पाकिस्तान पहले टॉस जीत लेता है उसके बाद भी आपका जवाब यही होगा? मैं आपको कह रहा हूं कि टॉस का तो मुझे पता ही नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मुझे पता है कि आपकी टीम बहुत इस टाइम मोरल उसका गिरा हुआ है। जब टीमों का मोरल गिरा होता है तो वो बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ा परफॉर्म नहीं कर पाते। और शोएब देखिए यहाँ पे मैं जरूर बात करना चाहूंगी बीइंग अ क्रिकेट लवर और पाकिस्तानी टीम को जैसे हमारी हमारे जज्बात है, ठीक है हार जाए लेकिन हम पाकिस्तान को कम से कम आखिर तक लड़ता हुआ देखना चाहते हैं। एक एक प्लेयर हमें जान मारता हुआ अगर दिखाई दे और वो जिम्मेदारी जिसकी आप बात करें अगर वो हमें उठाता हुआ दिखाई दे तो शायद मायूसी कम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वो स्ट्रगल दिखाई नहीं दी पूरे वर्ल्ड कप में। नबिया बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं तो एक बात समझता हूँ, हम क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि लड़कर हार गए। अरे भाई लड़कर जीता जाता है, लड़कर हारा थोड़ी जाता है। आप ये देखें कि आपका मैच जो है वो जिम्बाब्वे से पड़ा, एक कमजोर हरीफ के खिलाफ भी आप हार गए, सही, और फिर आप कह रहे हैं कि जी आपने फाइट की। किस बात की फाइट? एक कमजोर हरीफ से क्या फाइट बनती है? नेदरलैंड के खिलाफ एक छोटा टोटल था, उस पर आपको 13.5 ओवर और ऑलमोस्ट आपकी आधी टीम आउट हो गई। किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं? मॉडर्न क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं है। ठीक है शुएब, आपसे जानना चाहेंगे कल के मैच के बारे में अगर बात करें, इंडिया बांग्लादेश का जो मैच हुआ उसमें भी कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जेरे बहस हैं। पहले तो यह बात की जाती थी कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है आईसीसी पर, लेकिन अभी इन ग्राउंड हम देख रहे हैं कि जो उनके प्लेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रख रहे हैं अंपायर्स पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे ये टॉक ऑफ टाउन बना हुआ है और खास तौर पे ये नो बॉल के अलावा एक जो चीज बड़ी टॉक ऑफ टाउन बनी हुई है वो है कोहली का जेस्टर, फेक फील्डिंग का जेस्टर, कि उनका बॉल नहीं था लेकिन उन्होंने जेस्टर दिया कि वो थ्रो कर रहे हैं। तो और उसी सोशल मीडिया को आप देखें जाके या इंटरनेशनल मीडिया को भी आप जाके पढ़े तो सब उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फेक फील्डिंग के 5 पेनल्टी रन होते हैं और इंडिया 5 रन से ही जीता हुआ है। अगर वो 5 पेनल्टी रन मिल गए होते तो मैच का नतीजा जो है कुछ और होता, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको कहूंगा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जीत जाता तो पाकिस्तान जो है वो थ्रू कर जाता। नहीं भाई, पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलनी थी तो उसने खेली नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने जेस्चर की बात की, अब बिल्कुल कोहली की, और वो चर्चा में है सोशल मीडिया पर भी बड़ी। पाकिस्तान का पहला मैच ऑब्वियसली भारत के साथ हुआ, तब भी कोहली के उसी जेस्चर के ऊपर बहुत बात की गई, लेकिन यहाँ पर बात तो ये सवाल ये भी पैदा होता है ना कि फिर हमारे जो कप्तान साहब हैं फिर उनकी जो कैपेबिलिटी है या उनकी फिर कारकर्दगी डिसीजन मेकिंग के फिर क्यों रिव्यू में डिसीजन नहीं दिया गया? अगर यही बात है, अगर जेस्चर पर बात आन पहुंची है तो फिर तो कितना हाजिर दिमाग होना चाहिए बाबर को भी, उस तरह से नहीं हमने देखा। क्या वजह है?
देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपकी टीम बहुत ज्यादा डीमोरलाइज हुई है। आपको ये बात समझना होगा कि आपकी पुअर सिलेक्शन थी, पुअर डिसीजन है, तमाम चीजें पुअर थी और रिजल्ट भी पुअर आ रहे हैं। जब इतना रिजल्ट पुअर आते हैं तो फिर टीमें जो है वो उनके अंदर करेज ही नहीं होता कि वो किसी चीज के लिए स्टैंड ले सके। तो अब बड़ा अनफॉर्चुनेट कहना पड़ेगा, अच्छी क्रिकेट आपने नहीं खेली, इसलिए आप जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज भी गिरी हुई है। ठीक है शुएब, ये बताइएगा अगर अनफॉर्चुनेटली या खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर आज का मैच हार जाता है, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं? टीम में तो चेंजिंग की जरूरत है, वो नजर आ रहा है, मिडिल ऑर्डर के मसाइल हैं, जो प्लेयर्स हैं अनफिट हैं, वो भी रिप्लेस होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, सिलेक्शन कमेटी है, पीसीबी के भी जो अहम ओहदेदार हैं, जिनके इन गलत डिसीजंस की वजह से आज पाकिस्तानी टीम यहां पर खड़ी है, उनमें भी आप देख रहे हैं तब्दीलियां आएंगी या आनी चाहिए? मैं यही समझता हूं कि ये खिलाड़ी रिप्लेस करना क्या होता है, उन किरदारों को बेनकाब करना चाहिए, सामने लाना चाहिए जो अनफिट 3 खिलाड़ी स्क्वाड के साथ लेकर चले गए। ये क्या कि आप खिलाड़ी को रिप्लेस करते हैं, जान छुड़ा लेते हैं, वो खिलाड़ी दोबारा कुछ अरसे के बाद आ जाती हैं। तमाम जिम्मेदारान को सामने लाना चाहिए और होगा नहीं ऐसा, मैं आपको बता दूं। अलबत्ता ये जरूर वर्ल्ड कप की रीत रही है कि वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी ना हो तो बड़े बड़े लोगों की छुट्टी हो जाती है। इत्तलाक यही है कि क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली का अमल जो है वो डिस्कशन होना शुरू हो गई है। मुमकिन तौर पर चीफ सिलेक्टर भी चले जाएंगे, मुमकिन तौर पे और लोगों की भी छुट्टी होगी। लेकिन फिर यही कहूंगा, इस वर्ल्ड कप में आपके कप्तान की कप्तानी भी एक्सपोज हुई है। इसके अलावा 3 का जो ट्राइका है वो बुरी तरह एक्सपोज हुआ है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पावर के जरिए 3 अनफिट खिलाड़ियों को कैरी किया, 3 मिसफिट खिलाड़ियों को कैरी किया। यानी कि 15 के स्क्वाड में 6 खिलाड़ी ऐसे थे जो डिजर्व ही नहीं करते थे। अब अगर आधा स्क्वाड आप ऐसा लेके जाएं जो डिजर्व ही नहीं करता, फिर नताइज क्या आते हैं? तो फिर एक आधे की रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए, सब किरदारों को सामने। बड़ी हैरत की बात है कि रमीज राजा साहब के होते हुए, जिनसे बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, उनके होते हुए इस तरह की पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है। तो बात तो फिर कोचेस की कोचिंग पर भी सवालिया निशान मेरे ख्याल से उठता है। अच्छा, दूसरी बात आज के मैच के हवाले से मैं करती हूँ कि अगर हम सिडनी की बात करें, हम अगर आज पिच की बात करें और ग्राउंड कंडीशंस की बात करें, तो कितना सपोर्टिव होगा आज का मैच स्पिनर्स के लिए, यही बात हो रही है। देखिए हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स जो हैं वो उनको मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन ये दकियानूसी बातें, कोई मुश्किल में नहीं डाल सकते। उनके पास भी 2 बड़े अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, तो वो भी स्पिनर्स को खेलना चाहते हैं। फिर आईपीएल उन्होंने खेली है, फिर उन्होंने पीएसएल खेली है। शोएब कोई तो अच्छी बात करे, शोएब आज बहुत एग्रेसिव है। अच्छी बात बता दे, हम खुश ही हो जाए क्रिकेट लवर्स। किसी को खुश करने वाली बात कर दे शोएब एंड पर। अच्छी बात ये है कि अगला मैच आपका बांग्लादेश से है, तो सारा उससे उधर डाल दीजिएगा। ठीक हो गया। पॉजिटिव चीज कोई आज के मैच में आप देख रहे हैं शोएब? बस पॉजिटिव यही है कि आपको इस मैच से भी एक्सपोज होंगे लोग, पॉइंट आउट कर लें कि इनसे जान छुड़वाएंगे तो ही आपकी क्रिकेट आगे जाएगी। आपने इस पूरे टूर्नामेंट में आसिफ अली को कैरी किया, 2 साल से आप कर रहे हैं। हैदर को कैरी किया आपने इफ्तिखार को कैरी किया, आप बाकी लड़कों को कैरी कर रहे हैं। खुशदिल शाह को आप बेंच पे उठा के रखा हुआ है। नताइज क्या है? तो जान छुड़ाएं और जो डिजर्विंग है उनको टीम में लाएं ताकि अगला 2023 का वर्ल्ड कप कम से कम हम अच्छी पोजीशन। इंशाल्लाह। ठीक है शोएब, ये बताएगा बाबर की कप्तानी पर काफी सवाल उठ रहे हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं या बॉर्डर पार भी हम देख रहे हैं, तो लोग यही कह रहे हैं कि सेल्फिश प्लेयर हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। क्योंकि जो कैप्टनसी के हवाले से बात की जा रही है, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बाबर को अपनी जो बैटिंग है उस पर ही फोकस करना चाहिए, और बाबर के बाद अगर कोई कप्तान बनता है तो वो कौन हो सकता है? मैं यहाँ पे जरूर अपना ओपिनियन भी शेयर करना चाहूंगी, चाहे शोएब और जो अनवार है वो डिसएग्री करे। आई वुडंट से कि सेल्फिश प्लेयर है, मैं जरूर कहना चाहूंगी कि बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर चुके हैं। ठीक है, अप्स एंड डाउन आते हैं, और ये बाबर आजम वही वर्ल्ड क्लास प्लेयर जिनकी विराट कोहली जो भारतीय टीम के कप्तान रह चुके हैं, वो भी तारीफ करने पर मजबूर हुए थे। जी शोएब। लेकिन हाथ मिलाया जब बाबर ने कोहली से, तो अपनी फॉर्म उन्हें दे दी और उनकी फॉर्म ले ली। वो एक हाथ दोबारा मिला लें। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन लग तो ऐसा ही रह जाता। भाई बता रहे हैं, मामला ये है कि बाबर की क्लास पे किसी को भी शक नहीं। बिल्कुल, बाबर की जो क्लास है उसके सब मुतारिफ है, लेकिन क्लास उनकी बैटिंग की है, कप्तानी की क्लास नहीं है। ये हमें समझने की जरूरत है। जब एक अच्छा कप्तान जो है, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, एशिया कप भूल गई शायद, एशिया कप के फाइनल में 55 रन पे उनकी आधी टीम आउट कर दी श्रीलंका की, उसके बाद आप मैच हार गए क्योंकि आपने डिसीजन अच्छे नहीं किए। इसी तरीके से आपने इंडिया के खिलाफ जो ओपनर मैच हारा है इस वर्ल्ड कप का, आप कप्तानी की वजह से हारे हैं। समझ आई बात? तो जब आप एक्सपोज हो रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि आपकी पुअर कैप्टनसी की वजह से आपकी जो बैटिंग की फॉर्म है वो हमेशा के लिए चली जाए। तो हमें एक खिलाड़ी को बचाना चाहिए। कप्तान मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि फेवरेट टीम्स आप देख रहे हैं फाइनल में, किन 2 टीम्स को देख रहे हैं?
मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम और यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम। ठीक हो गया। थैंक यू शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज आप बिल्कुल फ्रंट फुट बहुत एग्रेसिव थे और शुएब ने आज हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे वो खुश हो जाएं या उनका दिल ही रख लिया जाए कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में वापस आ जाए। है खेल में कहने को तो इसीलिए नबिहा ने आज ग्रीन कोट भी नहीं पहना। बिल्कुल ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं शहर कायद के हवाले से, वहाँ के मसाइल के हवाले से और वहाँ के जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश के हवाले से। कराची शहर जिसका कोई एक मसला नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर अगर माशी हब उसको कहा जाए, और वहाँ के जो शहरी हैं वो जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है गुज़श्ता कई सालों से, और कोई भी सियासी जमात डिलीवर करने में या शहर कायद के बासियों की मुश्किलात का हल तलाशने में नाकाम क्यों दिखाई गई है, ये वो सवाल है जिसका जवाब वक्तन फवक्तन मीडिया, सहाफ़ी और हम तमाम लोग जानने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल एक सर्वे सामने आया प्लस कंसल्टेंट के हवाले से कराची की शहरियों के राय पर मुबनी, और इस सर्वे में बताया गया है कि कराची के जो शहरी हैं, जो लोग हैं वहां पर रहने वाले, वो किसको देखना चाहते हैं और वो किसको अपना नुमाइंदा चुनना चाहते हैं। तो जनाब इसके मुताबिक 32% शहरी कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना उनकी पहली पसंद है, और बल्दियाती इंतखाबात की अगर बात की जाए तो इसमें जाकर इनकी पसंद तब्दील हो जाती है, और जमात इस्लामी हमें सरे फहरिस्त दिखाई देती है। और उनका ये कहना है कि जो जमात इस्लामी है, जो हाफिज नईमुर रहमान है, वो सबसे ज्यादा शायद कराची वालों के जो मसाइल है एक्टिव भी हैं और उनका हल शायद उनके पास है। लेकिन इस सर्वे में जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख रहे हैं कि जो MQM है जो कि मकबूल तरीन जमात थी कराची की, वो अब पहले नंबर से हम देख रहे हैं कि चौथे 5वें नंबर पर आ चुकी है। MQM की मकबूलियत जो है वो डे बाय डे गिर रही है, ग्राफ नीचे आ रहा है। हकीकी मानों में शहर कायद की आवाज कौन उठा रहा है, शहर के मसाइल कौन हल करेगा, कराची का मेयर किसे होना चाहिए, प्लस कंसल्टेंट का जो ये सर्वे सामने आया है उसमें 17 से 20 सितंबर के दौरान 1000 से ज्यादा शहरियों ने हिस्सा लिया है, जिनकी उम्र 16 साल से 55 साल के दरमियान थी, जिसमें 58% शहरी ये कह रहे हैं कि हाफिज नईमुर रहमान कराची के मसाइल के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, इसलिए उन्हें सामने आना चाहिए, उनका इंतखाब होना चाहिए इस बार। और फिर मुस्तफा कमाल के हवाले से भी बात हुई है। पाक सरजमीन पार्टी के जो सरबराह हैं, साबिक मेयर जो रहे मुस्तफा कमाल, उनके हक में हमने देखा कि 14 वोट आ सके हैं, और इस तरह जो दीगर कैंडिडेट्स भी थे उनके हवाले से भी बात हुई है। तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी हैं, मुस्तफा कमाल हैं, और जो साबिक मेयर रह चुके हैं वसीम अख्तर, उनका भी नाम अच्छा। और अनवार, कराची में बल्दियाती इंतखाबात जिस तरह से मुसलसल डिले हो रहे हैं, मुख्तलिफ रीजन उस हवाले से सामने आ रही है, क्यों बल्दियाती इंतखाबात बार बार ताखीर का शिकार हो रहे हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ अभी इन कॉन्वर्सेशन है रहनुमा MQM पाकिस्तान रेहान हाशमी साहब। रेहान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया प्रोग्राम के लिए। ये जो सर्वे हमने आपके साथ शेयर किया है और जो अवाम की राय इसमें सामने आई है, अवाम का जो रुझान है टुवर्ड्स वोट, वो हम देख रहे हैं कि बड़ा तब्दील हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये सर्वे जो है, अगर आप इसको ट्विटर के रात के ट्रेंड पे देखें तो जिस मज़कूरा सर्वे की बात कर रहे हैं तो ये तो कंट्रोवर्शियल सर्वे है, और कराची की तकरीबन 3 करोड़ आबादी में अगर 1000 का रैंडम सैम्पलिंग होता है तो उसकी क्या अहमियत रखती है। और कराची की अगर रैंडम सैम्पलिंग करनी ही है तो बुनियादी तौर पर सर्वे का एक तरीकाकार और प्रोसीजर होता है। और ये भी बताता चलूं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ऑन रिकॉर्ड ये बात लेकर आ रहा हूँ कि ये जिन साहब ने सर्वे किया है वो खुद कंट्रोवर्शियल है, और वो थोड़ी सी अगर डिटेल्स आप रिहान साहब शेयर करेंगे तो जरा समझने में हमारे लिए भी आसानी होगी, और जो लोग जान रहे हैं वो भी उनके लिए भी जरा आसानी हो जाएगी। कंट्रोवर्शियल किस बुनियाद पर? अच्छा, मैं 2 चीजें बताता हूँ। पहली चीज तो ये कि टेक्निकल कंट्रोवर्सी जो है ना वो है कराची की 3 करोड़ की आबादी, क्योंकि जब इस तरह के मेगा सर्वे होते हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बशमूल MQM हो या कोई और हो, उसके लिए बड़ी अहमियत शामिल होते हैं। जब 3 करोड़ की आबादी के ऊपर आप सर्वे कंडक्ट करते हैं, कोई भी रिसर्च बेस्ड ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर, और रैंडम सैम्पलिंग होती है, तो वो ना सिर्फ जोग्राफियाई हदूद के हवाले से होती है बल्कि वो लोकेलिटीज के हवाले से भी होती है, एथनिसिटी के हवाले से होती है,
और उसके बाद फिर आप उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चनर डेवलप करते हैं। 3 करोड़ की आबादी में 1000 रैंडम सैंपलिंग, अगर फर्ज करें रैंडम सैंपलिंग ही करते हैं तो इट इज नथिंग जी। ये तजिया है मेरा, अपना टेक्निकल तजिया। दूसरी चीज, लेकिन रेहान हम देख रहे हैं जो ज़िमनी इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे हैं उसमें एमक्यूएम की जो सिचुएशन है वो इस सर्वे से कुछ मुख्तलिफ दिखाई नहीं दे रही। मैं उस तरफ ही आ रहा हूं। जी जी। अब देखिए, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पे पहले बात कर लूं। एक तो ये तरीका होता है कि रिसर्च बेस्ड पे, दूसरा कंट्रोवर्सीज क्या क्रिएट हुई है, क्योंकि कल मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर, तो जो साहब जो ऑर्गेनाइजेशन इसको कंडक्ट कर रही है वो एक सियासी जमात से वाबस्तगी रखते हैं, और उन साहब के हवाले से तमाम डिटेल आई, अगर कहेंगे तो प्रोग्राम के बाद मैं आपसे व्हाट्सएप पे शेयर भी कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम जो है ना, अब सैंपल्स क्योंकि तादाद कम है इसलिए हम इसके ऊपर इन्हिसार नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। जी। ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ये भी फैक्चुअल बात मैं आपसे शेयर करता हूं कि कराची जो कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, उसके लिए उसके कुछ इश्यूज के ऊपर आवाज उठाना और उसके लिए बात करना। मिसाल के तौर पर कराची के बेख्तियार मेयर और एम्पावर्ड मेयर और लोकल बॉडीज के हवाले से अगर आप सदाएं सुनेंगी पिछले 10 सालों में, तो सिर्फ वो सदाएं लगाता था एमक्यूएम का मेयर और एमक्यूएम ही नजर आती है। ये रिकॉर्ड पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर नेशनल असेंबली के फोरम पे कराची में लोकल बॉडीज के एम्पावर्ड और आर्टिकल 140A की इतलाक बात करेंगे, तो इतलाक की बात करेंगे तो एमक्यूएम, और मैं खुद साबिक मेंबर कौमी असेंबली की हैसियत से इस बात पे कई दफा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर चुके हैं। लेकिन रेहान साहब, आप ये नहीं देख रहे कि एमक्यूएम में भी धड़ेबंदी हो गई है, बहुत ज्यादा डिवाइड हो गई। मुस्तफा कमाल है, एमक्यूएम लंदन है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, फारूक सत्तार है, आपका जो वोटर बैंक है वो बहुत ज्यादा डिवाइड हो गया है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं। मैं इसलिए चाह रहा हूं कि अपना आर्गुमेंट 2-3 पॉइंट्स के ऊपर अपना आर्गुमेंट मुकम्मल। जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए। मेरी गुजारिश ये थी कि सदाएं बुलंद करने के हवाले से, कराची के कोर इश्यूज के हवाले से अगर आप देखें, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो और उसमें ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के मंसूबे का आगाज करना हो, या कराची पैकेज की बात करनी हो, या कराची में इक्वलिटी की बुनियाद के ऊपर सरकारी नौकरियों की बात हो, या हकूक की बात हो, या कोटा सिस्टम की बात हो, ये तमाम बातें एमक्यूएम के मुंह से ही सुनते हुए नजर आ रहे होंगे। और आज कम से कम ऐसा जरूर हुआ है कि वो तमाम बातें, वो तमाम नुकात जो एमक्यूएम कई दिहाइयों से लगाती आ रही है, वो आज लग रहा है कि दीगर पार्टीज भी एमक्यूएम का वही मौक़िफ़ दोहरा रही हैं, जो कि अच्छी बात है। कि जब हम बात किया करते थे SLGA 2013 के हवाले से और इसकी गैर कानूनी हैयत के बारे में, आर्टिकल 140A के बरखिलाफ होने के बारे में, तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होता था। दूसरी चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, देखिए 2013 में, 2017 में, 2020 में, इन तमाम अदवार में हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई आर्टिकल 140A के इतलाक से के लिए, और जो तकरीबन चंद माह पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऑर्डर्स दिए सिंध गवर्नमेंट को। आज भी सिंध गवर्नमेंट से अगर कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो हम कराची के अंदर या पूरे सिंध के अंदर बिलअमूम एम्पावर्ड मेयर की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब धड़ेबंदियों की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, इससे एमक्यूएम को नुकसान हुआ है, और मैं एडमिट करता हूं इस बात को कि लोग कंफ्यूज हैं, लोग मुतनफ्फिर हैं, लोग हरासा भी हैं कराची के लोग। बिल्कुल, और उनका ये गुस्सा रेहान हाशमी साहब कहीं ना कहीं जायज भी तो है ना। आप देखें ना कितनी परेशानी और कितने मसाइल में घिरे हुए हैं। अच्छा, एमक्यूएम हमेशा से हुकूमत का हिस्सा रही है, बाकी दीगर बातों पर हमेशा कन्विंस कर लिया जाता है आपकी जमात की जानिब से, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात क्यों मुलतवी हुए? 3 बार मुलतवी हुए, अभी अगले जो 90 रोज हैं उसमें भी हमें इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो आपको क्या लगता है कि जो सिंध हुकूमत है वो क्यों राह फरार इख्तियार कर रही है? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बिलखसूस बात करें तो मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूँ, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो, वैसे पीटीआई तो बात ही नहीं कर रही, एम्पावर्ड लोकल बॉडीज के हवाले से एमक्यूएम ही बात करती रही है और जमात इस्लामी भी बात करती रही है, और हाफिज नईम साहब की मुलाकात भी हुई। तो क्या हाफिज नईम साहब या दीगर कोई भी ऐसे रहनुमा जो कि लंगड़े लूले बाजूर बल्दियाती निज़ाम को, जिसमें कोई भी मेयर आए और 4 साल तक एमक्यूएम के मेयर की तरह रोता रहे, क्या ये कबूल करेंगे? और ऐसे निज़ाम के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाना मुनासिब है जिसमें कचरा उठाने तक की जिम्मेदारी मेयर के पास ना हो, सॉलिड वेस्ट, मास्टर प्लान, बिल्डिंग कंट्रोल, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड। तो क्या मतलब है कि कराची के मेयर को दोबारा 4 साल के लिए कराची वालों को मुसीबत में डाल दें? तो क्यों ना ऐसा करें कि हम बुनियादी तौर पर सिंध गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालकर नेगोशिएट करके और लोकल बॉडीज को, एम्पावर्ड लोकल बॉडी, आर्टिकल 140A के रूह के मुताबिक लोकल बॉडीज की इतलाक करें। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखें, हल्का बंदियां इंतहाई गैर मुतनाज़े हुई हैं, कोई आवाज नहीं बुलंद कर रहा, सब इंतखाबात करके चक्कर में, और जो मौजूदा वेव चली हुई है, जो नैरेटिव क्रिएट हुआ है वो किसी की भी फेवर में हो, उसके चक्कर में आना चाह रहे हैं। देखें,
अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर बेनिफिट देना चाहते हैं कराची वालों को, अहलियान कराची को, जहां पर तमाम अक़वाम के और लिसान के लोग बसते हैं, तो आपको पॉलिसीज और कानून साजी करनी पड़ेगी। कानून साजी एक दफा मुशर्रफ के दौर जैसी ही नहीं, कम से कम उससे मिलती जुलती ही तो करें। कम से कम रूट लेवल डेमोक्रेसी हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज हो। जो बल्दियाती इदारे हैं, कचरा उठाने तक का इख्तियार आपने मेयर से ले लिया, और इसमें आप इंतखाबात कराने में, क्योंकि आपकी वेट। लेकिन रेहान साहब, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, इससे पहले भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में उनका हिस्सा रहे हैं। अभी भी जो पीडीएम है उसके साथ भी आपके मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है। स्पेसिफिकली इस चीज पर फिर क्यों प्रेशराइज नहीं किया जाता इस चीज को? इसका मतलब 10 साल तो गुजर चुके हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत चल रही थी और अच्छी बातचीत चल रही थी। 3.5 साल हो चुके थे, और उसके बाद डिजायरेबल रिजल्ट ना आने की वजह से, क्योंकि कराची पैकेज की बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी से हम नाला थे। पीपल्स पार्टी को डेवलपमेंट का काम या फंड एलोकेशन या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड तकरीबन 10 साल से नहीं हुए। कराची को कराची के जो रिसोर्सेज हैं वो वापस नहीं दिए जा रहे। तो हम तवक्का कर रहे थे कि पीटीआई की गवर्नमेंट दे। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के मामला अपनी आज़ादी अक्सरियत बरकरार नहीं रख सकी, और उसके बाद गवर्नमेंट डिसॉल्व हुई और दीगर मामलातों के पीडीएम आ गया। अच्छा, ये क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद लोकल ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, और प्रोविंशियल ये भी डिबेटेबल है कि 18वीं तरमीम के नुकसानात हुए हैं या 18वीं तरमीम उसकी रूह के मुताबिक इंप्लीमेंटेशन ना होने की वजह से जो डिवॉल्व होनी थी अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट की सतह तक जाने था, वो मामला खराब हो गए हैं। अब पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध में है, रूल कर रही है, और इससे हमारी बातचीत भी है। हम पार्टनर्स नहीं है, हम नेगोशिएशन है। हम फेडरल में पार्टनर्स हैं, और प्रोविंस में हमारी नेगोशिएशंस चल रही हैं। तकरीबन 12 से ज्यादा मीटिंग हो चुकी है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। ठीक है। कुछ जगहों पे पीपल्स पार्टी ने इस बात को इंडोर्स भी किया है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो कि बुनियादी इदारा है उसका चेयरमैन बना दें। हालांकि चेयरमैन बनाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं होगी, तो आप सिंबॉलिक और सेरेमोनियल जो सरपरस्ती है वो करके क्या करेंगे? तो उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है। जो आप एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि डिलिमिटेशंस के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, कराची की अगर एक यूसी के अंदर 1.5 लाख की आबादी है, तो इंटीरियर सिंध के अंदर एक यूसी की आबादी 20,000 है। यानी कि कराची की एक यूसी इंटीरियर सिंध की 8 यूसी के बराबर तादाद हो गई। तो फंड्स की एलोकेशन, तादाद और मसाइल को काउंटर करने के मामला भी आप खराब हो जाएंगे। तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर या आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हवाले से भी बात करें तो डिलिमिटेशंस, हल्का बंदियां बहुत जरूरी हैं। हल्का बंदियों के ऊपर भी बात करिए। सर, ये बात तो मुसलसल होती है ना, बार बार होती है, अभी भी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो हम ये बात सुनते आ रहे, लेकिन कराची वालों की आवाज कौन सुनेगा और उस आवाज पर कौन खड़ा होगा, उनका हल कौन निकालेगा? बहरहाल, कमिंग बैक टू माय प्रीवियस क्वेश्चन, जो बल्दियाती इंतखाबात है उसमें जो ताखीर हम देख रहे हैं, मुसलसल डिले देख रहे हैं, इसका इवेंचुअली फायदा किसको हो रहा है? क्या कहेंगे आप? देखें, इसका कराची वालों को मुझे उम्मीद है कि बेनिफिट होगा। उसकी वजह यह है कि सिंध गवर्नमेंट कहती है कि उनके पास नफरी मौजूद नहीं है जो कि इलेक्शंस को कंडक्ट करे, और वो सैलाब ज़दगान की मुआवनत के लिए वहाँ पर इंगेज हुए हैं, जो उनका मौक़िफ़ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इंतखाबात फौरी तौर पर होने चाहिए, इन कंडीशन कि आप हल्का बंदियों को रिव्यू करें और आप लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करें। मेयर कोई भी आए, कराची का इंतजाम और इंसराम बल्दियाती तौर पर किसी के पास भी जाए, लेकिन वो कम से कम एम्पावर्ड हो, वरना 4 साल तक के लिए कराची वाले रोते रहेंगे। कराची वालों की ही आवाज में बनकर बात कर रहा हूँ, कराची वालों के लिए ही बात कर रहा हूँ, कराची वालों के हकूक की ही एमक्यूएम बात करती रही है, जिसकी पादाश में हम बहुत सारी चीजें भुगतते भी रहे। हमारी जैसी आवाज और उसी पेस में, उसी तरह लबकुशाई कोई और करना शुरू कर दे, हम पीछे हो जाते हैं। कोई और नहीं कर रहा, यही तो मसला है, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, प्रोविंशियल असेंबली हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया एमक्यूएम पाकिस्तान रेहानी हमारे साथ कॉन्वर्सेशन थे। अभी ये देखने में तो ये आ रहा है कि जो सियासतदान हैं वो सियासत कर रहे हैं, आवाम के मसाइल जू के तू खड़े हैं। अगर माफियाज की बात करें तो सबसे ज्यादा माफियाज कराची में मौजूद हैं। शहरियों को उस तरह से वसाइल नहीं है जिस तरह से कराची में उन्हें वसाइल की दस्तयाबी यकीनी तौर पर होनी कराची चाहिए। के वसाइल का आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि एक बारिश हम शहर कायद में कराची में हम बर्दाश्त नहीं करते, और उसके बाद क्या मंजर होता है कराची का, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर का, मुआशी हब का। बड़ी मायूस को ये सूरत हाल है। बहरहाल, प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब कुछ बात करते हैं सोशल मीडिया पर जो कंटेंट जारी होता है उस पर पाबंदी लगाने के हवाले से। अब जो इतलात सामने आ रही हैं और FIA को ये राइट दिया गया है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई इस तरह का कंटेंट सामने आता है तो FIA उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और ऑब्वियसली अनवार, जिस तरह से सोशल मीडिया का दौर जैसे आया है, पहले हम न्यूज चैनल्स के जरिए ही खबरें हम तक पहुंचती थी, लेकिन जब से हमने देखा है यूट्यूब, ब्लॉगर्स और दूसरे सोशल मीडिया मीडियम्स को इस्तेमाल किया जाता है, खबर असली है, जाली है, हकाइक कैसे है, दुरुस्त है या गलत है, लोग बड़ी जल्दी बिलीव कर लेते हैं और ऐसे में लोगों का एग्रेशन और रिएक्शन हमें फौरी तौर पर देखने को मिलता है। तो अब जो है वो FIA को इख्तियार होगा कि सोशल मीडिया पर कार्रवाई करने का उसको इख्तियार लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि PTI की गवर्नमेंट में भी इसी तरह से मिलता जुलता एक पीका ऑर्डिनेंस बनाया गया था, लेकिन बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया था। 2018 से पहले की हुकूमत ले गए थे, फिर PTI के दौर में इसके ऊपर मामला पीक पर पहुंचा और अब एक मरतबा फिर से जो है अनवार ये बिल्कुल इसी तमाम सिचुएशन पर बात करेंगे। सहाफी मलिहा हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है। मलिहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आप किस तरह से देख रही हैं FIA को ऐसे इख्तियारात सौंपे जा रहे हैं जिसकी बुनियाद पर किसी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है? तो तहरीक-ए-इंसाफ ने भी पहले यही कोशिश की थी। इस तमाम तर मामले को आप किस तरह से देख रही हैं? पहले जो चीजें तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में हराम थी अब हलाल कैसे हो रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें 2-3 चीजें नोट करने लायक हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आप FIA का पिछले 6 से 7 माह में किरदार देख लीजिए। इमरान खान के दौर में किसी भी सहाफी को FIA की मद में पकड़ा नहीं गया था कि FIA की गार्ड में पकड़ लिया जाए, अपना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाने के लिए सियासतदानों को और सहाफियों को FIA का सहारा लेके टॉर्चर किया जाए। लेकिन अभी लेटली हमने देखा जिस तरह से 25 मई को इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च पर क्रैकडाउन के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया के लोगों पर क्रैकडाउन किया गया, फिर जिस तरह अब जिसका दिल चाहता है उठा के किसी को फेंटी लगा देते हैं और कहते हैं कि जी FIA ने उठाया है। तो ये FIA ऑलरेडी बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। इस किस्म की गैर जमहूरी हरकतों का इल्जाम उन पर पिन कर दिया जाता है, भले वो करते हैं या नहीं करते। अब रह गई बात इसकी बुनियादी बात ये कि फेक न्यूज एक ऐसा कैंसर है जिसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसमें भी कोई शक नहीं कि ज्यादातर जो YouTube पर आप देखते हैं थंबनेल्स ऐसे ऐसे सेंसेशनल होते हैं कि गोया बस ये कयामत आने वाली है। इस वीडियो को आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कयामत 4:35 लेकिन यहाँ पर सवाल यही पैदा हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले सिर्फ ऐसे कानून को रद्द किया जा चुका है इन पास्ट, अब उसको दोबारा बहरहाल इन तरमीम को पेश करने का मकसद क्या हो सकता है? मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगी। पहले बुनियादी इंसानी हकूक। अच्छा, ये मैं आपको नबिया ये मैं आपको बताऊं कि ये फेक न्यूज का मसला जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं है जी। कुछ लोग सोशल मीडिया का भी गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी गलत खबरें चलती हैं। आप ये देखें, एतजाज एहसन साहब के हवाले से हमारे इतने बड़े बड़े चैनल्स ने कुछ दिन पहले खबर चलाई कि उनको पीपल्स पार्टी की उनकी बुनियादी रुकनियत खत्म की जा रही है। वो हम सब ने उस पर एहतजाज किया कि क्या गलत फैसला है, तो बाद अज़ां पता चला कि ऐसा तो कोई फैसला ही नहीं किया पीपल्स पार्टी ने। सिमिलरली इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो उनकी 6 गुना तनख्वाह बढ़ने की फेक न्यूज चला दी गई और बड़े बड़े मोतबर चैनल जो बने हुए उनकी तरफ से चल रही है। लेकिन यूजली जो न्यूज मीडिया है या जो सहाफती जो इदारे हैं, न्यूज चैनल्स हैं, वहां पर जब इस तरह की कोई गलती हो जाती है, अगर कोई इनिशियली खबर नशर हो जाती है और गलत अगर फैक्ट शेयर हो जाए तो उसके बाद माजरत भी फौरी तौर पर कर ली जाती है, खबर शेयर की जाती है। देखिए वो पता है क्या है, हाँ आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन भैया उसमें नुकसान ये होता है ना कि आपने ये खबरें गलती से नहीं चल रही। लेकिन मलिहा अगर कंपैरिजन करें, अगर हम नंबर की बात करें तो अगर न्यूज मीडिया पर अगर सिर्फ 2 खबरें गलत नशर हो गई हैं या फैक्ट्स ऊपर नीचे हो गए हैं तो दूसरी जानिब जो सोशल मीडिया है वहां पर नंबर बहुत ज्यादा है। कोई शक नहीं है, सोशल मीडिया पे इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। लेकिन मकसद बात करने का ये है कि अगर PTI गवर्नमेंट ने ये बात की थी या उनसे पहले नून लीग ये लाना चाह रही थी उनकी हुकूमत, मकसद ये है कि नीयत आपकी दुरुस्त होनी चाहिए। हाँ, एक एग्रीगेट लेवल पर मीडिया को रेगुलेट किए जाने की तो बहुत अशद जरूरत है। मसलन ये कि किसी भी चैनल पर बैठकर आप रियासती इदारों को अटैक नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया, हमारे जितने मोतबर इदारे हैं, इन पर तनकीद नहीं कर सकते। मुझे उस दिन काजी फाइज ईसा साहब की बात बहुत अच्छी लगी थी कि आप अदलिया पर हमला नहीं कर सकते। हाँ, आपको किसी फैसले पर एतराज है तो मौजूद जज साहब की बात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी इदारे में किसी शख्स की बात पे एतराज है उस पर कीजिए,
लेकिन इदारे पे नहीं आपको करना। लेकिन कोई भी अगर कानून बने तो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान जी ये असल नुक्ता है कि उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। लेकिन अब मसला ये है कि जहाँ पे राणा सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर है, जो कि अदरवाइज इंतहाई मतलब वो जैसे मीडिया पे नजर आते हैं और वो जो एक इम्प्रेशन बनाया वो वैसे बिल्कुल नहीं है खूनखार सुल्तान राही टाइप, लेकिन जिस तरह की वो अब आजकल बयानात दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बात साबित कर रही है कि वो उनका मकसद ही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मसलन ये कहना कि इस बार हम पहले से ज्यादा आंसू गैस फेंकेंगे, आंसू गैस के शेल्स अवाम पे इस दफा ज्यादा फेंके जाएंगे। मलिहा जब इस तरह के अब राइट्स दिए जाते हैं, इख्तियारात दिए जाते हैं, तो फिर सबसे ज्यादा हमने देखा है कि जो उससे मुतासिर होते हैं वो सहाफी मुतासिर होते हैं। इन पास्ट भी हमने ये देखा है। तो डू यू थिंक कि इस तरह क्या जब भी कानून साजी की जाए तो उस पर जो सहाफती तंजीमें हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, उनसे भी मुशावरत होनी चाहिए, उनका भी स्टांस जानने की कोशिश की जानी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल उनको लूप में लिया जाना चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है कि सहाफियों को खुदारा हकाइक रिपोर्ट करने की इजाजत मिलनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है। अब आप देखें अल्लाह ताला बेहतरीन मकाम थे जन्नतुल फिरदौस में अरशद शरीफ को जी। अब अरशद शरीफ साहब के खिलाफ जिस तरह से जाली और बोगस मुकदमे बनाए गए, अब ये भी तो इदारों का इस्तेमाल करके बनाए गए ना। तो पॉइंट ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का खात्मा होना चाहिए। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो उसका यकीनी तौर पर खात्मा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सहाफी मलिहा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी और उनका भी यही कहना था कि जो भी कानून बनाए जाएं गवर्नमेंट की तरफ से उनको इस्तेमाल भी ठीक तरीके से करना चाहिए, अपने फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और प्रोग्राम का अनवार वक्त खत्म होने वाला है। आज की वायरल वीडियो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। कोलंबिया से गालिबन ये वीडियो सामने आ रही है और आप इसमें देख सकते हैं कि स्कूल की एक बच्ची है और वो कैसे तेज दरिया को मतलब बहता पानी है उसको किस तरह से क्रॉस कर रही है तालीम के हुसूल के लिए जज्बा देखने वाला बैग अपना पहना हुआ है और दरिया के पार वैसे तो बड़ी आसानी से चली गई है, बट आई एम श्योर कि अगर किसी को भी ये रियल में स्टार्ट करना पड़े तो वो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा डेंजरस भी है बहरहाल। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल अब आपसे मुलाकात करेंगे मजीद खबरों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।